जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो आपकी बुक है, इसके अध्याय 1 से लेकर के तो अध्याय 5 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और इस वीडियो में बच्चों जो आपका संसाधन एवं विकास भूगोल वाला सेक्शन है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर A to Z कंप्लीट फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी पाठ आपको सोल्व करना हो, इस वीडियो को देख करके आप आसानी से कर सकते हो। बच्चों जैसे कि आपको पता होगा, आपकी बुक 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक इतिहास वाला सेक्शन है, एक भूगोल वाला है, एक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाला है। तो इस वीडियो में हम जो आपका संसाधन एवं विकास भूगोल वाला सेक्शन है, इसका पाठ 1, 2, 3, 4 और पाठ 5 मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो अध्याय 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में अध्याय 1 के बाद में अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आपका अध्याय 1 संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस में हमें बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका सी ऑप्शन लोहे के औजार है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में बच्चों हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 2, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ऑप्शंस में ABCD हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु का मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं, वह कहलाते हैं। इसमें हमें दिया है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर मानव संसाधन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपका अनवीकरणीय संसाधन बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। इस प्रश्न के उत्तर में डी ऑप्शन प्रयोज्यता आपका सही उत्तर है। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में 5वां प्रश्न हमसे पूछा है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाले कारक हैं। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन 1 व 2 है। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दोनों होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन 1 और 2 आपका सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में रिक्त स्थान हम देखेंगे। यह देखें, इससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बच्चों पाठ 1 से लेकर के 5 तक भूगोल में टोटल आपको 5 लेसन दिए हैं और पाँचों पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है ए वाला, पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो इस वाले रिक्त स्थान में उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता लिखोगे। बच्चों जो आपका दूसरा रिक्त स्थान है, इसमें आप उत्तर लिखोगे पहिए। ठीक है, परिवहन की विधियों का विकास पहिए के आविष्कार से संभव हुआ है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो बच्चों इसमें आ जाएगा आपका क्या, मानव निर्मित। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी है। तो इसमें आप करोगे जल विद्युत। अब बच्चों ई वाला क्वेश्चन है, प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इस वाले प्रश्न के उत्तर में आप करोगे प्राकृतिक। अब बच्चों 7वें नंबर का प्रश्न है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो जो ये है आपके 7वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में हम समझते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, पेटेंट किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप करोगे, पेटेंट का तात्पर्य किसी आविष्कार या विचार पर एकमात्र कानूनी अधिकार से है, जो किसी व्यक्ति या संस्था का उस विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा पर एकाधिकार प्रदान करता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम हमें बताना है। पहला जो संसाधन रहेगा पुल है, दूसरे में मशीनें करोगे, तीसरे में आपका सड़क होगा, चौथा आपका भवन है और 5वें में आपका रेल आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण भी बताना है। आंसर में आप करोगे, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला आपका है प्राकृतिक संसाधन, जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। दूसरा है बच्चों मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। और तीसरा आपका है मानव संसाधन, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर कंप्लीट।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर हमें बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे नवीकरणीय संसाधन असीमित है, अनवीकरणीय संसाधन सीमित है। ठीक है। इसके बाद में है नवीकरणीय संसाधन कम प्रदूषण करते हैं और अनवीकरणीय संसाधन ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। ठीक है। तो अनवीकरणीय ज़्यादा आप लिख दोगे। नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः उत्पन्न होते और अनवीकरणीय नहीं होते। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो वाणिज्यिक मूल्य क्या क्या है? लोहा अयस्क, कृषि भूमि और कोयला। और इसमें वाणिज्यिक मूल्य नहीं है तो मनोरम दृश्य, लोकगीत और दादी माँ के घरेलू नुस्खे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में विविधता के कारण संसाधनों का जो वितरण है असमान है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लिखेंगे, मानव संसाधन का मतलब लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। यह किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव की योग्यता भौतिक वस्तुओं को मूल्यवान संसाधन में बदलती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आविष्कार और खोज हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय हमें बताने हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट लिखोगे, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए। ठीक है ना, वृक्षों को काटना रोकना चाहिए और वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप लिखोगे। इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 16 में। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। का वाला पॉइंट आप लिखेंगे, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। बच्चों इसके बाद में 2 और पॉइंट है, ये भी आपको लिखना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। बच्चों अगर आपकी बुक में कम जगह हो तो ये नीचे के 2 पॉइंट आप रहने दीजिएगा, ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं ये आप लिख लीजिएगा। और प्रॉपर जगह अगर हो आपकी बुक में सभी को पूरा आंसर अगर आ रहा हो तो फिर ये 2 पॉइंट भी आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं हम आपका अध्याय 2। बच्चों अध्याय 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। इसमें देखिए बच्चों, पार्ट 1 हमने आपका कंप्लीट किया, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। यहाँ से हम आपका अध्याय 2 सोल्व कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इस प्रश्न के उत्तर में आप सही उत्तर करोगे बी ऑप्शन, भूस्खलन। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन का उपयोग करता है, प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर 150 लीटर जल का प्रयोग करता है। अब है बच्चों तीसरे नंबर का प्रश्न, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में बच्चों लगभग 1% ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे हम सी वाला जो आपका बच्चों ऑप्शन दिया है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तो सी वाला जो हमें ऑप्शन दिया है ये आप उत्तर में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन, बढ़ती जनसंख्या सही आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान। 6 नंबर में हमसे रिक्त स्थान पूछें, राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है, इसमें आप लिखोगे प्राकृतिक। फिर दूसरा बी वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, खनिज व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इस वाले में आप लिखोगे उपजाऊ।
फिर है आपका तीसरा सी वाला क्वेश्चन, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो जो इस प्रश्न में आपका आ जाएगा तापमान और आर्द्रता। नेक्स्ट है, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। तो इस क्वेश्चन में आप करोगे प्रदूषित। अब बच्चों है, जीव जंतुओं का शिकार करना क्या है? तो अपराध है। इस प्रश्न में आप उत्तर करोगे अपराध। बच्चों इसके बाद में है 7वां क्वेश्चन, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि इत्यादि। इसके बाद में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा भूस्खलन जैसे कि भूकंप, बाढ़ या भारी वर्षा के कारण मिट्टी के बड़े संचलन को कहा जाता है। और भूस्खलन रोकने की प्रविधियां हैं वनस्पति आवरण बनाना, प्रतिधारी दीवार बनाना, प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाना और प्रभावित स्थानों को चिन्हित करना। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। इस प्रश्न को हम समझते हैं। मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय हमें बताना है। तो 4 उपाय क्या क्या लिखोगे? ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, और पानी के बहाव को रोकना, सघन वृक्षारोपण करना जिससे वायु का प्रभाव कम हो, और अतिचारण को नियंत्रित करना। तो ये चारों क्या मृदा संरक्षण के उपाय हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे धरातल पर जल महासागरों में भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब बच्चों 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम समझते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे विश्व के कई हिस्से जैसे कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग और ऑस्ट्रेलिया जल की कमी का सामना कर रहे हैं। तो बच्चों ये है आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वनों से होने वाले लाभ हमें लिखना है। तो वनों से होने वाले लाभ कौन कौन से? पहला पॉइंट लिखोगे इमारती लकड़ी, कागज, गोंद, रबर प्राप्त होती है। दूसरा, प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन मिलती है। तीसरा, मृदा अपरदन को रोकते हैं। और चौथा, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। बच्चों इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनका वर्णन कीजिए। उत्तर में आप लिखोगे विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आएगा वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे वृक्ष घास उगती है। गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। टुंडा, ध्रुवीय प्रदेशों में मांस और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ होती हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु उपयोगी हैं क्योंकि कीट अपघटक की भूमिका निभाते हैं और गिद्धमत जीवों को खाते हैं। सभी प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे परितंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में सीमाएं निश्चित, वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमाएं असमर्थित होती हैं। और राष्ट्रीय उद्यान अधिक सुरक्षित होते, वन्यजीव अभ्यारण्य उतना सुरक्षित नहीं होते। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे CITES का पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका उद्देश्य है वन प्राणियों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना ताकि उनके जीवन को खतरा न हो। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम देखते हैं आपका 17वां प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है। और तो बच्चों ये यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र है और हमने लिखा है ह्यूमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा में, और ये चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टानें। ठीक है, 17 नंबर के क्वेश्चन के बाद में बच्चों ये तो है आपका चित्र, यहाँ से देख करके बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद में है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे
उपरोक्त चित्र वेदिका फार्म दर्शाता है। यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? इस प्रश्न के उत्तर में आएगा यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? उत्तर में आप लिखोगे यह फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखिए अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में यहाँ से आपका अध्याय 3 आ जाता है। पाठ का नाम है कृषि। ठीक है, तो यहाँ से हम आपका पाठ 3 अध्याय 3 कृषि हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर बच्चों आपका है ऑप्शन ए सेरीकल्चर। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? इस प्रश्न के उत्तर में बी ऑप्शन कहवा आएगा। नेक्स्ट है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में औजारों का निर्माण उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है? इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों डी ऑप्शन कॉफी आएगा। पांचवा क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त स्थान है, तो इसमें पहला और चौथा सही है, मतलब बच्चों आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद में हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा रासायनिक खादों। ठीक है, दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें लिखोगे कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसमें आप लिखोगे सूती। बच्चों सी वाला आपका क्वेश्चन है आधुनिक फार्म में किसान व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं, तो इसमें आप लिखोगे व्यवसायी। बच्चों जो चौथा है बागानों की उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है और भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है। अब बच्चों इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक की रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखिए। तो 3 प्रकार की सम्मिलित हैं, एक प्राथमिक क्रिया, दूसरी द्वितीयक और तीसरी तृतीयक क्रियाएं। ये 7वें नंबर का आपका प्रश्न है। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकीर्णित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। बच्चों यहाँ पर इसी कारक आपको लिखना है। ठीक है, का, रा और का कारक विद्यमान हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या हैं? तो उत्तर में लिखोगे कृषि खेती एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 के बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में, एक है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब बच्चों 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका अगला जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे ये जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली जिससे रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद, प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया जाता है? ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 है। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। चलवासी पशुचारण और पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बच्चों अब जो आपसे प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्रमांक 13 मिश्रित कृषि से क्या आशय, ये किन किन देशों में प्रचलित है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो और भोजन के चारे की फसलें उगाई जाती हैं तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देश में प्रचलित है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो उत्तर आप देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसे मध्यम तापमान
50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। सिंचाई से वर्षा की कमी पूरी की जाती है। इसकी अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ मैदान और अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कपास एक नकदी फसल है जिसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज धूप आवश्यक है। यह काली और जलोढ़ मृदा से बेहतर उगती है। कपास की खेती मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और अमेरिका में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थ की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता उत्पादन में विश्व के वितरण का विषय रहा है। जब भी अनाज की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। उत्तर लिखेंगे हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि और व्यापारिक फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट आदि। बच्चों अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका अध्याय 4 है उद्योग, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 उद्योग हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो ऑप्शन में बच्चों आपको जो दिया है मिट्टी के बर्तन, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, बच्चों इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन इस्पात उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है, इसमें आपका उत्तर बी ऑप्शन बेंगलुरु है। इसके बाद में बच्चों चौथा क्वेश्चन पूछा है, इनमें से मानव निर्मित रेशा नहीं है, तो उत्तर में आपका सी ऑप्शन रेशम आएगा। अब बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पांचवा प्रश्न पूछा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उद्योग उदाहरण है। इस प्रश्न में आप उत्तर करोगे सी ऑप्शन संयुक्त क्षेत्र। अब जो रिक्त स्थान आपको दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। पहला जो रिक्त स्थान है इसमें उत्तर लिखोगे पूंजी प्रौद्योगिकी। दूसरे में बच्चों आपका उत्तर आएगा वृक्षों आपको लिखना है, ठीक है। वृक्षों के बाद में बच्चों जो आपका तीसरा रिक्त स्थान है इसमें आप लिखोगे 1859 1859। चौथे रिक्त स्थान में आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट सिलिकेट्स का रिसाव हुआ था। मत्स्य तेल उद्योग बच्चों इसमें आपका आएगा समुद्र आधारित, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विनिर्माण किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। अच्छा 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम हमें बताना है। तो पहला है खाद्य संसाधन, दूसरा वनस्पति तेल, तीसरा है सूती वस्त्र। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 9, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम हमें लिखना है। तो पहला आ जाएगा मुंबई, पुणे समूह, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा बेंगलोर और हुगली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। पहला है घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप करोगे क्षेत्रों और इसे आप करेंगे रखा, ठीक है, रखा जाता है। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता में सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय उन्नत किया जाना चाहिए। अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर में आप ये लिखोगे उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इत्यादि। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण है, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे जमशेदपुर साखची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के निम्न कारण है। यह जो स्थान है बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। इस स्थान के निकट लोहा, अयस्क और कोयला और मैग्नीज पाए जाते थे और खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। बच्चों ये जब की जगह पर आपको जल लिखना है, ठीक है, जल, ठीक है।
चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्तु की अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, कोई दो कारण लिखिए। हाथ से बने होने के कारण बनने में अधिक समय लगता है, वस्त्र का उत्पादन महंगा होता था। गुणवत्ता और डिजाइनों से विशेषता के कारण ये वस्त्र अधिक मूल्यवान होते थे। तो ये दोनों कारण हमने लिखे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। तो बच्चों ये झीलों के नाम हैं ऑन्टेरियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। अब है क्वेश्चन नंबर 15, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख इस्पात नगर है। यहाँ उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे कोयला स्थानीय रूप से उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा से आता है। अब जो इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, पता लगाइए कि यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। उत्तर में लिखेंगे, हमारे आसपास के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, बच्चों ये क्षेत्र की जगह क्षेत्र कर लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग, इन उद्योगों में सीमेंट, कोयला, कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। वहाँ पर कार्य करने वालों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि सुविधाएँ दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में लिखोगे, झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है जहां यह प्रकलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब जो चित्र आपको बनाना है, चित्र कुछ इस प्रकार से झोंका भट्टी का आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जूम कर भी बता दें अगर समझ ना आ रहा हो तो। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, लोहा अयस्क लिखोगे, चूना पत्थर और को, नीचे लिखोगे झोंका भट्टी, गर्म वायु, प्रगलित लोहा, धातुमल और झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से, ठीक है। तो ये आपका चित्र है। बच्चों अब ये जो लेसन है आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अध्याय 5 मानव संसाधन। तो बच्चों अध्याय 1 से लेकर 4 तक हमने कंप्लीट किया। यहाँ से हम आपका अध्याय 5 मानव संसाधन सॉल्व करेंगे। पहले नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। उत्तर में आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब बच्चों दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखोगे शहरी क्षेत्रों की और दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में जो तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि। इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। अब जो रिक्त स्थान आपके दिए हैं, मरुस्थल में जनसंख्या विरल पाई जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे विरल। जापान में ओसाका और भारत मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं, इसमें मुंबई आ जाएगा। तीसरे में बच्चों जनसंख्या वृद्धि आप लिखोगे। चौथे में आपका आ जाएगा जनसंख्या पिरामिड और पांचवें में बच्चों लिखोगे प्राकृतिक वृद्धि दर। इस क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे आपका सातवां प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। उत्तर में लिखोगे प्रधानमंत्री, बच्चों यहाँ पर प्रधानमंत्री इस प्रकार से लिखना, यहाँ से दिख करके कर लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार आर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार योग्य कौशल योग्यता को प्रोत्साहित करना है। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर में लिखोगे आर्थिक कारक जैसे रोजगार के अवसर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। लोग उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरी के बेहतर अवसर होते हैं, जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, जिससे इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं हमें लिखनी है। उत्तर में लिखोगे जनसंख्या संगठन की विशेषताएं हैं
आयु और लिंग, जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है और पुरुष स्त्रियों का अनुपात अलग अलग है। शिक्षा और आय, लोक शिक्षा स्तर और आय और स्वास्थ्य स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। उत्तर में लिखोगे जीवन प्रत्याशा से आशय है कि किसी भी व्यक्ति ने अब तक कितनी जिंदगी जी है और आगे कितनी जीने की संभावना है। शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन करने के लिए जीवन प्रत्याशा की गणना में शिशु के जन्म के पहले 5 वर्ष को ना शामिल करके आगे के वर्षों को गिना जाता है। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। उत्तर में लिखोगे जनसंख्या में, बच्चों ये जनसंख्या लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से दिख करके। विश्व की कुल जनसंख्या में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान हैं। प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रास शब्द के अर्थ हमें लिखना है। तो प्रवास का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं। और उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करना है। तो वितरण करने वाले भौगोलिक कारक हैं स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। बच्चों इसके बाद में ही क्वेश्चन नंबर 15, युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखिए। तो किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे कि युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जो उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों एक चार्ट हमें दिया है जापान से लेकर के तो चीन तक की जनसंख्या मिलियन में दर्शाई गई है। इसमें से देख करके कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह है तो उत्तर आएगा जापान और रूस। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है। उत्तर में आपका आ जाएगा अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम बच्चों दूसरा है। यहाँ पर गलती से रूस लिखा है, इसे आपको नहीं लिखना है। दूसरा बी ऑप्शन सही उत्तर आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है, इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो बी ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर है। 200 मिलियन से अधिक धनी आबादी वाले देशों का समूह है। इसमें आ जाएगा भारत, चीन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। ठीक है, अब बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है ए टू जेड जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है पार्ट 1 से लेकर के तो 5 तक। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो चैनल पर जा कर के या देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दी है।